गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 9 अगस्त 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन सबसे पहले सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा इतना सारा पेशेंस रखने के लिए, क्योंकि आज द पेपर हमारे पास थोड़ा सा डिले हो गया है। वो डिले इसी वजह से हुआ क्योंकि वेबसाइट के ऊपर एक्चुअली पेपर आज 8:15 पे अपलोड हुआ, तो उसके बाद डाउनलोड किया, उसको पढ़ा, कंटेंट आपके लिए बनाया, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। कोई बात नहीं, ये तो स्ट्रगल का पार्ट होता ही है, चलता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, तो टॉपिक हम लोग उनको से डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक रहेगा कि भैया थोड़ा सा टॉपिक है 2 लाइन का कि चाइना ने इंडिया को इनडायरेक्टली थ्रेटन किया है, क्योंकि चाइना का ये मानना है कि इंडिया चाइना के इंटरनल अफेयर के अंदर मैटर कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। मदर एंड फादर गार्जियन, मतलब जो बच्चे होते हैं जो 18 ईयर से कम होते हैं, उनकी गार्जियनशिप किसके पास रहनी चाहिए, क्या मदर और फादर को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, उसके बारे में है। अच्छा है, थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इजराइल पैलेस्टाइन इशू के बारे में थोड़ा सा कुछ लोकेशंस आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से कई बार यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होता है, क्योंकि मॉनसून सेशन चल रहा था, तो मॉनसून सेशन का हो चुका है एडजर्नमेंट साइन डाई। तो एक जो नॉर्मल एडजर्नमेंट होती है, एडजर्नमेंट साइन डाई होती है। प्रोरोगेशन क्या होता है, थोड़ा सा इन टर्म के बारे में आपको बताऊंगा। हालांकि लक्ष्मीकांत से ही जो है ये पूरी टॉपिक कवर किया जा सकता है। फ्लड्स व्हाट टू डू, हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी फ्लड के बारे में बात किया था, जब आपको मैंने बताया था कि फ्लड के रीजंस कौन कौन से होते हैं और फ्लड का कोई सोल्यूशन भी बताया था। लेकिन आज हम लोग इसी के बारे में थोड़ी सी केस स्टडी कर सकते हैं विच इज रिलेटेड टू केरला, और ये एक्चुअली आज का एक्सप्लेन्ड सेक्शन है, तो थोड़ा इसको देखेंगे। माइनॉरिटी कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इंडिया में हिंदूज, सिख, जुडाइज जो है कई सारी स्टेट्स के अंदर माइनॉरिटी है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस गया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का उसके बारे में क्या कहना है उसके बारे में देखेंगे। इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बढ़िया है। ट्राइबल एंड द हेल्थ इश्यूज, ये एक्चुअली आज का एडिटोरियल सेक्शन है, छोटा सा। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 6 महीने में सबसे छोटा एडिटोरियल ये रहने वाला है। खैर, इसको देखेंगे थोड़ा सा। देन वी हैव सम एमसीक्यूज फ्रॉम द पॉलिटिकल सेक्शन एंड सम एडिशनल आर्टिकल्स फॉर यू एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले आपने क्या करना है, जो आप रोज करते हो, आपने जो है इसको कर देना है लाइक, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक है फ्रंट पेज में देख लेते हैं। ये तो पॉलिटिकल टॉपिक है, इसके बारे में ज्यादा नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार वाला इधर थोड़ा जा सकते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि भैया एक शिप है, शिप चाइना का ये शिप है, और इस शिप का पर्पस क्या है, एक्चुअली ये स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग का एक शिप है, और इसको रुकना था चाइना श्रीलंका की हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर 11 तारीख से लेके 17 तारीख के बीच में, मतलब 11 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक ये पूरा मामला है। श्रीलंका ने इसको रुकने की परमिशन पिछले महीने ही दे दी थी, लेकिन आपको पता है श्रीलंका में चीजें कितना जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं। तो 1 महीने पहले बात कुछ और थी, अभी कुछ और हो गई है। इंडिया ने जो है यहाँ पे अपना थोड़ा सा अपोजिशन दिखाया है ना। इंडिया ने थोड़ा ऑब्जेक्शन दिखाया है श्रीलंका को कि आप ये नहीं कर सकते। इंडिया को ऐसा लगा कि ये जब अगर ये वैसल यहाँ पे आएगा तो हो सकता है वो इंडियन ओशन के अंदर हमारी नेवी वगैरह की कुछ एक्टिविटी को टारगेट कर सकता है, सर्विलियंस वगैरह कर सकता है। तो इंडिया ने श्रीलंका को कहा कि देखो हम इससे खुश नहीं हैं, आपको जो करना है वो कर लीजिए। तो श्रीलंका ने एक्चुअली चाइना को रिक्वेस्ट किया है, अर्ज किया है कि आप थोड़ा सा इसको डिले कर दीजिए जब तक मैं चाइना इंडिया के साथ आपके कंसर्न को दूर करता हूं। तो ये कहा श्रीलंका ने। अब चाइना इसे चिढ़ गया। चाइना का ये कहना है कि भाई ऐसे कैसे आप दबाव बना सकते हो, क्योंकि चाइना की इक्वेशन भी चेंज हो गई ना। राजपक्षा का जब समय हुआ करता था तो चाइना भैया एकदम छाती चौड़ी करके जो है श्रीलंका में घूमा करता था, अपने मन की बातें मनवाया करता था। लेकिन सिचुएशन अभी चेंज हो गई है। राजपक्षा तो जो है श्रीलंका छोड़ के भाग गए हैं। जो नए वहां पे प्रेसिडेंट आए हैं वो इंडिया के काफी क्लोज हैं। उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया है इंडिया फर्स्ट हमारी पॉलिसी रहने वाली है। आप बुरा मानिए भला मानिए, इंडिया फर्स्ट इज आवर पॉलिसी। तो चाइना का कहना है कि देखो ये इंडिया की अच्छी बात नहीं है, वो श्रीलंका के साथ मेरे जो रिलेशन थे उसके अंदर इंटरफेयर कर रहा है, हमारी इक्वेशन को चेंज कर रहा है। मैं इंडियन ओशन के अंदर पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सभी के जो राइट्स है उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, जुरिस्डिक्शन की रिस्पेक्ट करता हूँ, वो अलग अलग बातें हैं। श्रीलंका ने ये भी कहा, चाइना ने ये भी कहा कि श्रीलंका एक सोवरेन स्टेट है और वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, थर्ड पार्टी को यहाँ पे इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने इंडिया का डायरेक्टली नाम नहीं लिया, लेकिन आपको पता है इशारों इशारों में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो वो कुछ चीजें हैं। तो चाइना ने इनडायरेक्टली ये भी कहा है कि पैसिफिक ओशन के अंदर जो है फिर हम लोग भी ऐसा कुछ ना कुछ कर सकते हैं अगर आप इंडियन ओशन में दिक्कत क्रिएट करोगे तो बोलते हैं ना, जब किसी की लड़ाई हो जाती है, आप किसी और के मोहल्ले में जाके जब लड़ाई करते हो
तो आप पिट के आते हो वहां से, तो आप क्या बोलते हो, कभी मेरे मोहल्ले में आना फिर देखूंगा तुम्हें। तो कुछ कुछ ऐसा ही है। तो श्रीलंका ये कह रहा है कि जिस दिन मेरे मोहल्ले में आओगे ना पैसिफिक ओशन में, साउथ चाइना सी में, तब मैं तुम्हें देखूंगा। अभी तो चलो कोई बात नहीं, आपने जो करना है तो कर दिया। तो वो थोड़ी थोड़ी बातें हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दोस्तों, वो आता है पैनल बैट्स फॉर द इक्वालिटी इन चाइनाज चाइल्ड्स गार्जियनशिप। इसको थोड़ा देर में करेंगे अलग से डिटेल में जाके। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स का जो है वो एंड हो चुके हैं, बर्मिंघम में थे 2022 में। इंडिया ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है और हमारी जो टैली रही है वो रही है चौथे नंबर पे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे टॉप परफॉर्मर यहाँ पे रहा है, इंडिया जो है चौथे नंबर पे रहा है। इंडिया ने जो है टोटल जो है 61 मेडल जीते हैं, जिनमें से 22 हमारे पास गोल्ड हैं, 16 हमारे पास सिल्वर हैं, 23 हमारे पास ब्रोंज हैं। जबरदस्त। ठीक है, श्रीलंका ने, ऑस्ट्रेलिया तो भैया 67 गोल्ड ही जीत लिए। अब ऑस्ट्रेलिया की तो अलग बात है, खैर वो तो ओलंपिक में भी बहुत बड़ा चैंपियन रहता है, स्पोर्ट्स का नेशन है ना ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा। खैर, तो बात यह है कि जो छोटा बच्चा होता है, जैसे मम्मी पापा होते हैं तो उनका छोटा बच्चा होता है जो कि 18 साल से कम होता है, जो माइनर होता है, तो उसका रियल गार्जियन कौन होता है ना। रियल गार्जियन कौन होता है? देखिए हमारे पास एक कानून है, हिंदू माइनॉरिटी एंड द गार्जियनशिप एक्ट। इसके अकॉर्डिंग फादर जो है वो रियल गार्जियन होता है अपने बच्चों का। हाँ, अगर फादर मर गया या हाँ तो फादर डिसीज हो गया है तो मदर, मतलब मदर को सेकेंडरी गार्जियन रखा गया है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो सीधा सीधा वाक्य बताइए, ये तो इक्वालिटी का वायलेशन है, मम्मी पापा दोनों को बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। तो और लॉ कमीशन का भी यही कहना है हमारे कि ऐसे ये हमारे कानून के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सरेआम। तो लॉ कमीशन ने ये कहा है कि इसको अमेंडमेंट करने की जरूरत है। लॉ कमीशन ने भी कहा और अभी स्टैंडिंग कमेटी ने भी कहा। एक्चुअली अभी पार्लियामेंट के अंदर स्टैंडिंग कमेटी बैठी हुई थी इस पूरे एक्ट को स्टडी करने के लिए। उन्होंने भी यही रिकमेंडेशन दिया है कि मदर और फादर दोनों को इक्वल गार्जियन होना चाहिए, कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन भैया नहीं होना चाहिए। जब ये कानून बना था भैया 1950s में कानून बना था, तब समाज की सिचुएशन अलग हुआ करती थी। अभी 70 साल हो गए हैं कानून को बने हुए, तो चीजें चेंज हो गई हैं। अभी मदर जो है वो भी पढ़ी लिखी हैं, काम करती हैं, अवेयर हैं, राइट, वो सारी की सारी चीजें। तो 1956 में हुआ था, तो कानून चेंज करने का समय आ गया है। तो ये स्टैंडिंग कमेटी बेसिकली जो है ये रिकमेंडेशन है कि इसके अंदर अमेंडमेंट किया जाए। स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है आपको सबको मैं पहले काफी अच्छे से बता चुका हूं। एक्चुअली हमारे पास होती है पार्लियामेंट्री कमिटीज। पार्लियामेंट्री कमिटीज के अंदर दो कमेटी होती हैं, एक होती है स्टैंडिंग परमानेंट कमेटी और एक होती है भैया टेम्परेरी कमेटी। परमानेंट कमेटी के अंदर आती है स्टैंडिंग कमेटी, मतलब ये 12 महीने 24 घंटे रहती हैं स्टैंडिंग कमेटी। दूसरी होती है टेम्परेरी। टेम्परेरी के अंदर आप कह सकते हो आपके पास जैसे एक एड होक कमेटी होती है, एड होक, ठीक है। एक हमारे पास इंक्वायरी कमेटी होती है। ये दो होती हैं टेम्परेरी और स्टैंडिंग कमेटी होती है परमानेंट। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो है हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं और ये पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। तो जब हाउस सेशन में नहीं होता है तो पार्लियामेंट्री कमेटीज काम करती हैं। तो कोई भी बिल अगर इंट्रोड्यूस होता है किसी भी हाउस के अंदर तो उसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाता है उसकी स्टडी करने के लिए इन डिटेल। और स्टैंडिंग कमेटी की आपको ये भी बता दूं कि यहाँ ये क्लोज डोर मीटिंग होती है, पर्दे के पीछे कमरा बंद करके होती हैं। इसीलिए यहाँ पे विप भी नहीं लगता है। विप आप समझते हो ना, जो पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्शन देती है अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, उसे विप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई विप काम नहीं करता। तो ये कोई और जो बाद में स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है, उस बिल की अच्छे से स्टडी करती है और उसको लगता है कि इसके अंदर अमेंडमेंट करने की जरूरत है, कुछ रिकमेंडेशन वगैरह देती है। तो फिर बाद में वो सारी की सारी रिकमेंडेशन जो है वो गवर्नमेंट को दी जाती हैं। अब ये एडवाइजरी नेचर होता है, इसकी जो रिकमेंडेशन होती है वो बाउंड नहीं होती है, ठीक है, बाउंडिंग इन नेचर नहीं होती हैं, वो एडवाइजरी होती हैं। उनका मान सकते हैं तो मान सकते हैं, नहीं तो नहीं, सरकार की मर्जी होती है। तो ये जो गार्जियनशिप वाला है इसमें स्टैंडिंग कमेटी ने यही कहा कि माई बाप इसमें जो है हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन, तो मदर और फादर को जो है इक्वल ही यहाँ पे होना चाहिए। और ये जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है हमारे आर्टिकल 105 के तहत और 118A तहत जो है वो की जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पुराना आर्टिकल है एक्चुअली। स्टैंडिंग कमेटी तो मेरा पर्पस भी नहीं था, ये गार्जियनशिप वाला मेरा पर्पस था, ठीक है। तो लेट्स होप कि इसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह होंगे नेक्स्ट टाइम जब पार्लियामेंट सेशन बैठेगा। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों जो आर्टिकल आता है वो आता है सीज फायर। सीज का मतलब होता है स्टॉप करना और फायर तो आप समझ ही गए हो। बिटवीन इजराइल मिलिटेंट्स टेक्स इफेक्ट इन गाजा। ये गाजा काफी न्यूज में रहता है। एक्चुअली यूपीएससी में भी एक दो बार सवाल पूछा गया है कि गाजा वाज रिसेंटली इन न्यूज, वेस्ट बैंक वाज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो साउथ चाइना सी, मेडिटेरेनियन ओशन, इजराइल, वो ऐसा पूछ लेते हैं आपसे।
तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं पॉपुलर सी जो होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। दुनिया में जो काफी डिस्प्यूटेड जो टेरिटरीज हैं, है ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ा लोकेशन वगैरह आपको जानना चाहिए। तो इजराइल और पैलेस्टाइन बहुत पुराना इशू है। पैलेस्टाइन एज सच कोई कंट्री नहीं है, इंडिपेंडेंट करंट कंट्री नहीं है, और जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन पैलेस्टाइन यूनाइटेड नेशन के अंदर एज एन ऑब्जर्वर काम करता है, ऑब्जर्वर, ठीक है, प्रॉपर कंट्री नहीं है। तो अगर हम लोग इजराइल की लोकेशन देखें, पैलेस्टाइन की लोकेशन देखें, तो बेसिकली ये बहुत पुराना मुद्दा है, लेकिन आज हम यहाँ पे सिर्फ लोकेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए इधर आता है आपका वेस्ट बैंक, तो ये जो आपका ये पिंक कलर का इधर नजर आ रहा है ना, ये सारा रीजन है वेस्ट बैंक। और यहाँ पे आता है आपका ये डेड सी, ये जो ब्लू कलर वाला है डेड सी है, इधर है जॉर्डन। तो डेड सी किस किस के बीच में है? इजराइल के बीच में और जॉर्डन के बीच में, या फिर कह सकते हो वेस्ट बैंक के बीच में और जॉर्डन के बीच में। इधर ऊपर आपका आ जाता है सीरिया, और ये आ जाता है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स एक्चुअली सीरिया का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन कुछ समय पहले इनके बीच में युद्ध हुआ था इजराइल और सीरिया के बीच में, तो गोलन हाइट वाला हिस्सा जो है उसने वहां से ले लिया था। और यहीं पे छोटा सा एक छोटी सी लेक है, बेसिकली सी भी नहीं है, इसका नाम है सी ऑफ गैलीली, ठीक है, थोड़ा इसको देखना तो देख सकते हैं। और ये आता है गाजा, ये गाजा स्ट्रिप है। तो गाजा स्ट्रिप के अंदर जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसे इजराइल बोलता है टेररिस्ट ग्रुप्स। तो ये क्या करते हैं ना, आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है ब्लास्ट करते रहते हैं। तो कभी ये इधर से रॉकेट छोड़ देते हैं, फिर वो इनके ऊपर रॉकेट छोड़ देते हैं, तो ये वहां पे होता रहता है हर 2-4 महीने के अंदर अंदर। तो एक गाजा स्ट्रिप आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि गाजा स्ट्रिप जो है ना वो मेडिटेरेनियन ओशन के साथ भी बाउंड्री बनाता है। हालांकि इसकी एक्सेस नहीं है, क्योंकि इसको कंट्रोल पूरा इजराइल ही करता है, इस पूरी कोस्ट लाइन को, बट स्टिल, ठीक है। तो थोड़ा गाजा आप देख सकते हो, इधर आपका वेस्ट बैंक आता है, और ये आता है जेरूसलम, ठीक है। जेरूसलम वैसे तो कंबाइंड एक कैपिटल है दोनों की, बट इजराइल जेरूसलम के अंदर भी मोस्टली इजराइल का ही कंट्रोल है। और वेस्ट बैंक के अंदर जो है इजराइल ने बहुत सारे इलीगल जो है यहाँ पे सोसाइटीज और वो फ्लैट्स वगैरह वो सब बना रखे हैं, इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उसको इलीगल ही मानती है, लेकिन इजराइल वाले आपको पता है किसी की सुनते तो है नहीं, है ना, वो लोग करते ही रहते हैं लगातार। तो कुछ कुछ लोकेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इधर आपका आ जाता है इजिप्ट, और ये थोड़ा आप इससे बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। तो 1960s में जब युद्ध हुआ था इजराइल और इजिप्ट के बीच में, तो सिनाई पेनिनसुला को कंट्रोल कर लिया था इजराइल ने, एनेक्स कर लिया था। फिर बाद में इनके बीच में जो है पीस ट्रीटी हुई, और सिनाई पेनिनसुला जो है वो इजिप्ट को वापस दे दिया गया, और उसके बदले में इजिप्ट ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया एज अ फुल स्टेट। तो जॉर्डन, इजिप्ट वगैरह वो पूरा रिकॉग्नाइज करते हैं इजराइल को एज अ स्टेट, लेकिन सीरिया, लेबनान वगैरह वो सब नहीं करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए इस लोकेशन के बारे में। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में तो जा नहीं सकते, क्योंकि बहुत रिपीटेड सा टॉपिक है, कई बार बहुत डिटेल में होता है। थोड़े समय पहले भी एक पूरा चैनल के ऊपर अगर आपको देखना है ना, तो जेरूसलम का जब इशू हुआ था, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोगों ने किया था, मैंने ही वो वीडियो बनाया था, लगभग 1 घंटे की वो वीडियो है, आप उसको बहुत अच्छे से देख सकते हो। जेरूसलम की हिस्ट्री, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, युद्ध जो यहाँ पे हुए हैं, क्या क्या पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी है, वो सब हम लोगों ने वहां पे करवाया था। जब वहां पे एक मोस्क के ऊपर जो है जब अटैक वगैरह हुए थे, तब उसको भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों, मॉनसून सेशन कम्स टू अ क्लोज। तो मॉनसून सेशन का हो चुका है अर्जनमेंट साइंड आई। क्या हो चुका है? अर्जनमेंट साइंड आई। तो वैसे तो ये जानने की हमें जरूरत नहीं है कि क्या क्या हुआ, तो कई सारी चीजों पे कंट्रोवर्सी हुई। 27 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया। राष्ट्रपति वाला जो रिमार्क दिया था कांग्रेस के लीडर ने, उसके ऊपर बहुत ज्यादा हंगामा वहां पे हुआ, और इन्फ्लेशन को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके बहुत सारे मुद्दे वहां पे हुए, वो अलग चीजें हैं। लेकिन फाइनली जो है जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उन्होंने उनको अर्जनमेंट साइंड आई कर दिया है, और राज्यसभा को भी अर्जनमेंट साइंड आई कर दिया गया है। तो ये साइंड आई क्या है? तो सेशन किस तरह से थोड़ा थोड़ा काम करता है, देखिए सेशन के अंदर ना 2 तरह की मीटिंग होती है। एक होती है भैया सुबह वाली मीटिंग, जो कि 11 बजे से 1 बजे के बीच में होती है, और एक होती है दोपहर के बाद वाली, लंच के बाद 2 बजे से 6 बजे के बीच में होती है। सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय द एडजर्नमेंट। तो एडजर्न का मतलब होता है टर्मिनेट कर दिया। अब वो टर्मिनेट किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। अब वो टर्मिनेट जो है वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए भी किया जा सकता है, और डेफिनेट पीरियड के लिए भी किया जा सकता है। अब इसमें ही सारा खेल है। जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये कहता है कि चलो 2 घंटे के लिए मीटिंग को एडजर्न कर देते हैं हाउस को, या 2 दिन के लिए, या 2 हफ्ते के लिए, जब आपको प्रॉपर टाइम बताया जाता है, या आपको प्रॉपर दिन बताया जाता है एडजर्नमेंट का, उसे कहते हैं नॉर्मल एडजर्नमेंट। ठीक है, वो 1 घंटा भी हो सकता है एडजर्नमेंट, 2 दिन भी हो सकता है, 2 हफ्ते भी हो सकता है। लेकिन जब आपको टाइम नहीं बताया जाता,
प्रिजाइडिंग ऑफिसर सीधा ये बोलते हैं कि जो हाउस की मीटिंग है उसको स्थगित करते हैं, इसे कहते हैं अर्जनमेंट साइंडाई, जिसमें आपको समय नहीं बताया जाता कि कब दोबारा बैठेंगे, इसे कहते हैं अर्जनमेंट साइंडाई। इतना ही फर्क होता है। तो जब दिन समय आपको बताया जाता है तो अर्जनमेंट होती है, जब दिन समय नहीं बताया जाता, इंडेफिनिट पीरियड के लिए किया जाता है उसको स्थगित, तो उसे कहते हैं अर्जनमेंट साइंडाई। यूजुअली क्या होता है, अर्जनमेंट साइंडाई का मतलब ये होता है कि इसके थोड़े दिन के बाद अभी प्रेसिडेंट जो है वो एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे, जिसमें ये कहा जाएगा कि भैया इस बार का जो सेशन है वो जो है वो खत्म हो गया है बेसिकली, ठीक है। तो पहले अर्जमेंट साइंड आई होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन आता है, तो मॉनसून सेशन बेसिकली एंड हो जाता है, ठीक है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अर्जमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाउस को जो है खत्म करने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो उसको खत्म नहीं कर सकते, वो सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए अर्जमेंट कर सकते हैं, मतलब इंडेफिनिट पीरियड के लिए। तो ये कुछ कुछ थोड़ा सी चीजें होती हैं। और टेक्निकली जब पहली मीटिंग होती है, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है पे, टेक्निकली अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट इज द पीरियड बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन और द डिसोल्यूशन। तो जो लास्ट मीटिंग होती है और जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसके बीच वाले उसको बोला जाता है सेशन। तो मॉनसून सेशन, मतलब मॉनसून का पहला दिन और मॉनसून के सेशन का आखिरी दिन, ठीक है, जिसे प्रोरोगेट बोलते हैं। तो प्रोरोगेशन के लिए नोटिफिकेशन कौन भेजता है, प्रेसिडेंट। अर्जमेंट साइन के लिए नोटिफिकेशन कौन भेजता है, मतलब डिक्लेयर कौन करता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। डिसोल्व भी हो सकता है, जब लोकसभा का आखिरी दिन होता है उसके बाद जनरल इलेक्शन होते हैं तो वो भी हो सकता है, ठीक है। और इनके बीच में क्या इसको बोलते हैं, रिसेस। तो मतलब इस मॉनसून सेशन से के बाद अभी जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके बीच में क्या होती है, रिसेस। तो अभी कौन सा सेशन होने वाला, विंटर सेशन होगा, ठीक है। तो मॉनसून विंटर के बीच में रिसेस, विंटर बजट के बीच में रिसेस, बजट मॉनसून के बीच में रिसेस। तो ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बताना था डिटेल में, हालांकि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट ठीक है, मुझे मजा आया करने में, इसलिए मैंने दो आपके लिए एमसीक्यूज भी यहां से लेके आया हूं मैं, ठीक है। तो पहला सवाल आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे। तो ये बिल पेंडिंग को लेके है कि जब राज्यसभा जब डिसोल्व होती है, सॉरी राज्यसभा के अंदर जो बिल पास होता है लोकसभा में नहीं होता है, तो कुछ कुछ कंडीशन यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। तो बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड इन द लोकसभा शैल लैप्स इन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। द बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट शैल लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। तो ये थोड़ा आप देख सकते हो, आपके पास स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है, आप उसको जाके देख लीजिए। तो स्क्रीन को पॉज करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपने आंसर बताना है। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सबके सब। अगर आप इनको सोल्व कर जा रहे हो तो मतलब आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा इसी को लेके है, जो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस, द पीपल और द पर्सन एक्टिंग एज मच शैल नॉट वोट इन एनी सीटिंग ऑफ द हाउस। तो पार्लियामेंट वाला बेसिकली हमारा जो लक्ष्मीकांत के अंदर जो दिया हुआ चैप्टर, ये क्वेश्चन मैंने वहीं से उठाए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट में आंसर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास आता है कृष्णा गोदावरी लेवल ऑन द राइज, पीपल्स कैंपेन टू रीबिल्ड केरला। एक्चुअली दोनों आर्टिकल अलग अलग हैं, मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है। सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपके यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले का स्लाइड था तो मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। तो जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं किया था उनके लिए है ये। तो इसमें हम लोगों ने फ्लड के कुछ रीजंस बताए हुए हैं, कुछ नेचुरल रीजंस हैं, कुछ मैन मेड रीजंस हैं, इस क्यों फ्लड आता है, और फिर उसका सॉल्यूशन भी थोड़ा मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। तो ये तो आपका एज इट इज रट्टा इस पे मार लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है केरला के अंदर भैया भयंकर फ्लड आया हुआ है ना। जून के महीने में केरला में इतना बारिश नहीं हुआ, लेकिन जुलाई के एंड में और अभी अगस्त में बहुत भयंकर बारिश हो रहा है। एक्चुअली पूरे वेस्टर्न घाट के अंदर ही बारिश हो रहा है। और आपको ये पहले से पता है कि वेस्टर्न घाट को लेके इंडिया में एक बहुत ही जबरदस्त कमेटी बनाई गई थी, जिसे कहा जाता है गदगिल कमेटी। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज का जो आर्टिकल है बेसिकली मिस्टर गदगिल ने ही लिखा हुआ है, माधव गदगिल, ही वाज द चेयरमैन ऑफ द वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट कमेटी, ठीक है। तो इतना बड़ा आदमी भैया अगर लिखता है, कुछ सजेशन हमें देता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल जो रीजंस होते हैं फ्लड के वो तो होते ही हैं, लेकिन गदगिल साहब का क्या कहना है कि क्या क्या और रीजन भी होते हैं। पहली बात तो हमारे यहाँ पे जो कानून है भैया, कानून की कोई इज्जत नहीं करता है। जैसे माइनिंग, ठीक है, कानून तो यह कहता है कि आपको वहां पे क्वेरिंग और माइनिंग करना अलाउड नहीं है, जो कि इको सेंसिटिव जोन होते हैं, लेकिन इलीगल माइनिंग भयंकर रूप से होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि एग्रीकल्चर और बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पास जो कानून है उनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं।
तीसरी बात यह है कि जो हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट है, जो वहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं या जो भी लोग रहते हैं, उनको हम लोग प्रॉपर से तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। उसके अलावा जो है वाटर लेवल का ओवर यूज किया जाता है, और वाटर जो है वहाँ पे रिसोर्सेज में पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। जैसे बहुत सारी फैक्ट्री वगैरह वहाँ पे लगी रहती है, जैसे कोका कोला फैक्ट्री का उन्होंने एग्जांपल दिया, जिसकी वजह से बहुत पोल्यूशन होता है। तीसरी बात यह है कि भैया जो साइंटिस्ट लोग एडवाइस देते हैं, हमारे पॉलिटिकल जो पार्टीज मतलब पॉलिटिशियंस जो हैं, उनकी डिसरिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हम ही डेढ़ सियाने हैं, तो साइंटिस्ट लोगों की एडवाइस को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा बहुत सारे केस में देखा जाता है ना। तो वो कुछ कुछ चीजें हैं। तो इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि वेस्टर्न घाट के अंदर जब ये अथिरेपल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था, तो बहुत सारे एक्सपर्ट ने जो है कहा था कि ये नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत डेंजरस हो सकता है, लेकिन सरकार ने फिर भी लगा दिया इसको। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं जिन्होंने रीजंस के बारे में इन्होंने ये कहा है। उसके अलावा भैया माफिया भी बहुत सारा काम वहां पे करता है, तो कुछ लोग अगर काम करना चाहते हैं तो माफिया काम नहीं करने देता। तो सोल्यूशन इन्होंने जो बताया है वो थोड़ा हटके बताया है। इन्होंने कहा है कि लोकल कम्युनिटी को आपको और ज्यादा राइट्स देने पड़ेंगे अगर आपको वहां पे ये सारी चीजें रोकनी है, जिसमें इंक्लूडिंग फ्लड भी है और इंक्लूडिंग ऑल कैटास्ट्रोफीज भी हैं और दूसरी जो चीजें वहां पे होती हैं। तो इन्होंने कहा कि वी कैन नॉट जस्ट फोकस ऑन द मैन मेड कैपिटल, बट हमें नेचुरल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल और सोशल कैपिटल के ऊपर भी फोकस करने की यहाँ पे जरूरत है। तो लोकल जो कम्युनिटीज हैं उनको अधिकार देने पड़ेंगे, उनको यहाँ पे स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा, चाहे वो इकोसिस्टम की बात हो, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वहां पे प्लानिंग की बात हो। क्योंकि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो मोस्टली क्या है, वो करप्ट है और कोर्सिव है। तो ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, वो पॉलिटिशियन के साथ या बिजनेस जो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलके ऐसी पॉलिसी लेते हैं जो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होती और भैया नुकसान ही पहुंचाता है। तो इनका यह कहना है कि जो लोकल सिटीजन है, अगर आप उनको डेवलपमेंट के अंदर अधिकार दोगे, ठीक है, उनको स्टेक होल्डर बनाओगे, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन किया जा सकता है। तो 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसको जो है आप पंचायत लेवल पे, वार्ड लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, लोकसभा मतलब ग्राम सभा लेवल पे उसको जो है प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कीजिए। आप बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी भी बना सकते हो लोकल सिटीजन्स की। इसमें क्या होगा कि जो भी आदमी फ्यूचर में अगर वो हमारे बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज को यूज करना चाहता है, तो उसको पहले लोकल लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी, ग्राम पंचायत की परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको जो है पहले लोकल जो वहां पे गवर्नमेंट्स हैं, ग्राम पंचायत वगैरह हैं, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगानी है या कुछ भी करना है, तो पहले आप उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। क्योंकि लोकल सिचुएशन को तो लोकल लोग ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो इनका बेसिकली पूरा जो ये आर्टिकल है वो इसी के बारे में बात कर रहा है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, उसके ऊपर फोकस कर रहा है, लोकल कम्युनिटी के ऊपर फोकस कर रहा है, लोकल डेमोक्रेसी के ऊपर फोकस करता है। फिर ये बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत होनी चाहिए वेबसाइट के ऊपर। तो सरकार को चाहिए कि हर इंफॉर्मेशन जो है, ये कोई भी कमेटी की रिकमेंडेशंस होती हैं या कोई स्टडी की जाती है, तो वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, है ना, ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिक के पास उसका डेटा होना चाहिए। अभी तो ऐसा होता नहीं है। ये कुछ कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं सोल्यूशन के तौर पे। बाकी आप जो है टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज कर सकते हो, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। जो लोकल बॉडीज होती हैं उनको डेटा अपडेट वगैरह वो लोग कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ कुछ चीजें जो है इन्होंने सोल्यूशन अपने तरीके से यहाँ पे बताए हैं। तो ये जो ये वाला सोल्यूशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखे थे 3 दिन पहले, तो इन्हीं के अंदर जो है आप इन सोल्यूशन को भी ऐड कर सकते हो, जो कि गदगिल साहब ने यहाँ पे सजेस्ट किए हुए हैं, है ना। लोकल पार्टिसिपेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी वार्ड वगैरह, 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो जो हमारा बेसिकली जीएस पेपर 3 में जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक होता है, वहां से भी हम इसको कवर कर सकते हैं और ज्योग्राफी वाले पर्सपेक्टिव से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आर्टिकल है, मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो उसके लिए आप इसको इस हिसाब से तैयार कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ये एक मथुरा से जो है एक लॉयर थे, उनको जो उनका नाम है ठाकुर जी, तो नाम याद करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाल के कि जो है जो माइनॉरिटी जो स्टेटस है इंडिया में, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्यों नहीं काउंट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंट करना चाहिए रादर देन स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा कि आप जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो है डायरेक्शन दीजिए कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेजर करें। सुप्रीम कोर्ट ने डांट दिया। यूयू ललित हमारे चीफ जस्टिस होने वाले हैं, तो इन्होंने डांट दिया। इन्होंने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हो, ऑलरेडी हमारे पास एक जजमेंट है
2002 के अंदर जो है 11 जजेस की बेंच ने एक जजमेंट दिया था जिसमें ये कहा था कि जो माइनॉरिटी स्टेटस डिक्लेयर किया जाएगा, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो चाहे वो रिलीजियस हो, वो स्टेट लेवल पे ही किया जाएगा या नेशनल लेवल पे, उसको आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं कर सकते हो। तो ठाकुर जी ने यह कहा था कि इंडिया में कई सारे ऐसे स्टेट हैं जैसे लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, पंजाब, मणिपुर, जहां पे हिंदूज, जुडाइज्म, बहाइज्म ये लोग माइनॉरिटी में हैं, जिसकी वजह से वो इन स्टेट्स के अंदर अपनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ओपन नहीं कर पाते। क्योंकि जब हम लोग आर्टिकल 29-30 की बात करते हैं तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि माइनॉरिटीज अपने इंस्टीट्यूशन जो है वो सेटअप कर सकते हैं, लेकिन इनका कहना है कि क्योंकि इन स्टेट्स के अंदर इनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया गया तो हिंदूज और जो जुडाइज्म और बहाइज्म वो नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखो ऐसा कोई रूल नहीं है, अगर आपको वहां पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करना है तो आप करिए, आपको स्टेट से माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा सा विजिबल है कि भैया माइनॉरिटी हो। जैसे अगर आप नागालैंड की बात करो, अब नागालैंड में हिंदू तो माइनॉरिटी में है, तो अगर हिंदू चाहते हैं कि वहां पे अपना कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप करना है, हालांकि नागालैंड के अंदर हिंदूज माइनॉरिटी डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है कि वहां पे वो माइनॉरिटीज हैं, तो ऐसा कोई आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट आपको आराम से दे सकती है। तो उसके लिए जो है इतना बड़ा तामझाम करने की क्या जरूरत है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप कलेक्ट जो है कैलकुलेशन करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इसी बात को उनको थोड़ी डांट भी लगाई, ठीक है। और अब ये देखिए यार, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर माइनॉरिटीज डिक्लेयर करने लगेंगे, तो मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है XYZ, ठीक है, और यहाँ पे आप मान के चलिए कि अगर मुस्लिम्स यहाँ पे मेजोरिटी में हैं, ठीक है, मान लो आप यहाँ पे 80% मुस्लिम्स हैं और बाकी 20% दूसरी कम्युनिटीज हैं, तो कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जो कि हिंदूज को ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं, तो हो सकता है वो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है डेवलपमेंट ही ना करे, है ना, उसको टारगेट कर सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है हम लोग इस तरह के नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है। स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे तो ऑलरेडी होता ही है। कल हम लोगों ने आपसे सवाल पूछे थे, 4 MCQs पूछे थे, तो उनके आंसर यही हैं। पहले का आंसर है 1 और 3, दूसरे का आंसर होता है ओनली 1, जिसमें आर्टिकल 124 की बात करता है वो, तीसरे का हमारा आंसर होता है बोथ 1 और 2, और चौथे का हमारा आंसर होता है 1 और 3 ओनली, ठीक है। तो हमारे जुडिशरी से बेसिकली क्वेश्चन पूछे थे, तो इसका आंसर आपके सामने है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास है एक आर्टिकल, जो आर्टिकल बात करता है ट्राइबल हेल्थ मिशन के बारे में बात करता है। तो देखिए, मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है, और एक ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो ट्राइबल्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, तो मुर्मू जी के थ्रू वो इंक्रीज हुआ है डेफिनेटली, है कि नहीं? लेकिन सिर्फ उस रिप्रेजेंटेशन ही काफी नहीं है। क्या ग्राउंड लेवल पे ट्राइबल कम्युनिटीज को हम लोग एम्पावर कर पा रहे हैं? वो बहुत बड़ा सवाल है। क्या ग्राउंड लेवल पे ट्राइबल कम्युनिटीज की हेल्थ के ऊपर हम लोग फोकस कर पा रहे हैं? वो ज्यादा जरूरी है। तो उसके बारे में ही बेसिकली आर्टिकल है ना। शुरुआत में इन्होंने शुरुआत यही कही है कि प्रेसिडेंट बनी है, बहुत बढ़िया बात है, तो सरकार को अभी ग्राउंड लेवल पे भी फोकस करने की जरूरत है। देखिए, इंडिया में लगभग 11 करोड़ जो है वो ट्राइबल पीपल रहते हैं, एसटीज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, और ये हमारी टोटल पॉपुलेशन का 8.6% है, ठीक है, 8.6% है, और ये सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल है इन एनी कंट्री आफ्टर पाकिस्तान। लैंसेट ने एक स्टडी किया था थोड़े समय पहले, 2018 का बेसिकली स्टडी है, जिसमें इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर। तो ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। तो खाली प्रेसिडेंट बनाना काफी नहीं है भैया, आपको इन चीजों के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। तो सरकार ने एक कमेटी भी बनाई थी, और हमारी मिनिस्ट्री जो हेल्थ फैमिली वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, इन सब ने मिलकर कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने 3-4 साल इस पूरे ट्राइबल पॉपुलेशन को जो है स्टडी किया। स्टडी करने के बाद कुछ फाउंडिंग्स हैं उनकी। तो फाइंडिंग्स ये हैं कि इंडिया में 809 ब्लॉक्स के अंदर टोटल जो है ट्राइबल्स कंसंट्रेटेड हैं, जिनके अंदर सबसे ज्यादा ट्राइबल्स की पॉपुलेशन पाई जाती है। लेकिन आउट ऑफ 809, 50% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो इन ब्लॉक से बाहर रहती है। अब आप ये सोच के देखिए कि जो ये ब्लॉक्स हैं, इन्हें शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया गया है। मतलब शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि वहां के जो लोकल ट्राइबल लोग रहते हैं, उनके अधिकारों को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं।
अब जो वहां पे रहते हैं उनको तो प्रोटेक्ट आपने कर लिया, लेकिन जो इन शेड्यूल एरिया से बाहर रहते हैं उनका क्या? ना तो वो कानून ने प्रोटेक्ट किए, ना उनके पास एजुकेशन है, ना वो सोशली एम्पावर्ड है, ना ही उनके पास इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ है। सबसे ज्यादा बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन उन्हीं के साथ होता है जो इन शेड्यूल एरिया से बाहर रहते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट? ये बात हो गई। दूसरी बात, हालांकि इंडिया में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, जो 5 साल से कम बच्चों की होती है, वो कम हुई है। जैसे 1988 के अंदर जब हम लोगों ने पहला फैमिली हेल्थ सर्वे किया था तब 135 हुआ करती थी। 2014 वाला जो हम लोगों ने किया था वो 57 है। कम तो हो रहा है, बट फिर भी ये नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा है। ट्राइबल कम्युनिटीज में जो है दूसरी कम्युनिटीज के कंपैरिजन में 50% चाइल्ड माल न्यूट्रिशन है। जो नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ट्राइबल पीपल के अंदर जो मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस टीबी के जो केस हैं वो 11 टाइम्स ज्यादा हैं। हालांकि ट्राइबल लोग इंडिया की सिर्फ 8.6% पॉपुलेशन है, लेकिन मलेरिया और टीबी के केस भैया वो 50% हैं। सोच के देखिए, 8% पॉपुलेशन लेकिन 50% मलेरिया और टीबी के केस होते हैं। कितनी बड़ी बात है ये, है ना। और स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे ट्राइबल कम्युनिटीज का हार्डली ही कोई रिप्रेजेंट पार्टिसिपेशन होता है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो प्रॉब्लम तो है, हालांकि चीजें इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन अभी भी काफी प्रॉब्लम्स हैं। तो कमेटी ने रिकमेंडेशन भी दी है यहाँ पे बहुत सारी, जो आप अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। देखते इन्होंने ये कहा कि एक नेशनल ट्राइबल हेल्थ एक्शन जो है उसको लॉन्च करना है, जिसका काम ये होगा कि टू ब्रिंग द स्टेटस ऑफ द हेल्थ एंड द हेल्थ केयर एट पार विद द रिस्पेक्टिव स्टेट एवरेज इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है, उसके अंदर मान लो कि ये शेड्यूल एरिया है, तो और ये बाकी बचा हुआ स्टेट है, तो इन शेड्यूल एरिया के अंदर अगले 10 सालों में जो हेल्थ का और हेल्थ केयर का जो स्टेटस है वो बाकी स्टेट्स के बराबर, बाकी स्टेट के बराबर लेके आना है। मतलब इन शेड्यूल एरियाज के अंदर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और कई सारे एरिया के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे हेल्थ केयर गैप, तो रूरल अर्बन गैप भी है हमारे यहाँ पे, ठीक है। जो दूसरे एरियाज हैं और जो शेड्यूल एरियाज हैं उनके बीच में बहुत सारा गैप है। ह्यूमन रिसोर्स गैप, मतलब एजुकेशन स्किल्स, उसकी बात कर रहा है। गवर्नेंस की प्रॉब्लम की बात कर रहा है, चाहे आप ई गवर्नेंस की बात करिए, चाहे आप वहां पे बैंकिंग सिस्टम की बात करिए, चाहे वहां पे आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए, ठीक है, वीमेन पार्टिसिपेशन की बात करिए, ब्यूरोक्रेसी की रीच की बात करिए, तो ट्राइबल एरिया में बहुत ही कम है। तो उस गैप को भी फुलफिल करना है। एडिशनल मनी को अलोकेट करने की जरूरत है शेड्यूल एरियाज में, खासकर हेल्थ वाले उसमें। लोकल ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की जरूरत है। मतलब जैसे हम लोग अगर डॉक्टर्स की बात करें, नर्सिस की बात करें, कंपाउंडर्स की बात करें, है ना, जो आशा वर्कर्स की बात करें, तो ये जो हेल्थ जो वर्कर्स हैं वो लोकल पॉपुलेशन से डेवलप हों, लोकल पॉपुलेशन से अगर वो आए तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो लोकल लोगों की कंडीशन ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। अब दिल्ली से मान लो कोई डॉक्टर जो है वो झारखंड के किसी ट्राइबल एरिया में जाएगा, वो उनकी प्रॉब्लम थोड़ी समझ पाएगा, जो लोकल लोग समझ पाएंगे, है ना। तो वो भी बहुत जरूरी है। और ट्राइबल जो बाहर अपने ब्लॉक से बाहर रह रहे हैं, शेड्यूल एरिया से बाहर रह रहे हैं, तो उनको भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि उनके ऊपर एक्स्ट्रा फोकस किया जा सके। अब जो कम्युनिकेबल डिसीज है वो तो अलग बात है, लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होते हैं, जैसे आपका शुगर हो गया, आपका बीपी हो गया, डिप्रेशन हो गया, है ना, इनके ऊपर भी फोकस किया जाना है, क्योंकि यूजुअली हम इनको इग्नोर कर देते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो इन्होंने यहाँ पे सॉल्यूशन बताए हैं। छोटा सा आर्टिकल है, ज्यादा बहुत डिटेल में इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये टॉपिक हो सकता है। तो यहाँ से जो है आप क्वेश्चन भी बना सकते हो, है ना, कि प्रॉब्लम्स इन द हेल्थ सेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द ट्राइबल कम्युनिटी एंड सजेस्ट सम सॉल्यूशंस। तो इस तरह का कुछ आर्टिकल भी आप यहाँ पे बना सकते हो। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास हैं जो आप सेल्फ स्टडी के लिए कर सकते हो। एनआरसी जो है मणिपुर में, उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे ब्राउनी पॉइंट्स में मैंने आपके लिए 2 स्लाइड ऐड कर रखी हैं, एक एनआरसी के बारे में है और दूसरी एनपीआर के बारे में है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। इसको आप खुद से पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है इसको, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।